नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी अब पीएम तो बन नहीं पाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो सोनिया गांधी का सपना अधूरा रह जाएगा। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 10 साल या उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो अगर किसी एक व्यक्ति को ग्रूम किया जा रहा था भावी प्रधानमंत्री के लिए तो वो राहुल गांधी ही हैं। और अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी सोनिया गांधी ने इसी में लगा दी कि किसी तरीके से राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इस तौर पर अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। और इसीलिए जब आप एक विपक्ष के अगुवा के तौर पर खुद को नहीं साबित कर पाएंगे तो पीएम की कुर्सी तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन तब यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर में ये कहा क्यों जा रहा है। तो इसके आप देखिए कि कई सारे कारण हैं। हालांकि फिर एक बात यह भी खड़ी होती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, अभी जो परिस्थितियां हैं और जो पूरा कांग्रेस का तंत्र है वो तो यही माहौल बनाया हुआ है कि साहब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाल दी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसमें कितना हुजूम उमड़ा था। अभी आप देखिए कि वोट अधिकार यात्रा में किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे। फिर अब तो एक और जोड़ दिया गया है कि उनका सोशल मीडिया देखिए, वो किस तरह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं तो उसमें लाखों लोग उसको देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इस लिहाज से एक मोमेंटम तो राहुल गांधी को लेकर पैदा ही हुआ है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये पीएम तो नहीं बन पाएंगे। देखिए, ये जिन परिस्थितियों की बात की जा रही है शुरुआत पहले मैं वहीं से करता हूं, उसके बाद और जो कारण है उस पर आऊंगा। अभी परिस्थितियां क्या है, बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ, या नेपाल में जो हुआ वो क्यों हुआ। इन दोनों ही जगहों पर जो क्रांति हुई उस क्रांति के मूल में दो चीजें थी। एक ये कि भ्रष्टाचार और दूसरा ये कि भाई भतीजावाद। अब आप अगर उसे भारत में देखें तो भैया भाई भतीजावाद या आप जिसे कहें नेपोकिड का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान में कौन है? गांधी परिवार। उससे बड़ा तो कोई उदाहरण है नहीं। राहुल गांधी से बड़ा नेपोकिड कौन है? अब अगर वो एक खास परिवार में पैदा नहीं होते तो उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत क्या होती? तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिए राहुल गांधी का जो आधार है वो बढ़ रहा है, वो गलत कह रहे हैं। परिस्थितियां बदली हुई हैं इसीलिए राहुल गांधी की अस्वीकारता बढ़ रही है, क्योंकि जो आसपास हो रहा है वो नेपोकिड के खिलाफ हो रहा है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग नेपोकिड का एग्जाम्पल है। इसलिए जो इनके पीएम बनने की संभावना में सबसे बड़ा रोड़ा है वो है इनका नेपोकिड होना। तो एक ये हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप में खुद राहुल गांधी फंसे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड वाला मामला। और जब इनके पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। बजाबते अन्ना आंदोलन उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था। यह दूसरा कारण हो गया जिसकी वजह से दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इन दोनों ही मोर्चों पर आप नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। भाई नरेंद्र मोदी नेपोकिड तो है नहीं, वो तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, जमीन से उठकर वहां तक पहुंचे हैं। इसीलिए युवा उनके साथ जुड़े हैं और राहुल गांधी के जेनजी आह्वान के बाद में भी जेनजी राहुल गांधी की बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो नेपोकिड को नहीं चाहता है। वो उसको देखता है जिसने अपनी योग्यता के आधार पर सब कुछ हासिल किया है। तो इसलिए उस जेनजी में नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का एक आरोप कोई नरेंद्र मोदी पर निजी तौर पे लगा नहीं सकता है। रही बात सरकार की, तो सरकार पे भी कोई नहीं लगा सकता है। और जो कोई लगाता है, जैसे नितिन गडकरी का तुरंत उदाहरण दे दिया जाएगा, तो जैसे ही उन पर लगा उन्होंने दौड़ा लिया, कहा कि भाई आइए, उन्होंने सब बताया। उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि बोल दे कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। यानी आप जहां आरोप लगा रहे हैं वहां उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों मोर्चों पर फेल। तीसरा मोर्चा, राहुल गांधी को यह सिखाया गया, समझाया गया कि
नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव का दो कारण रहा। एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी आवाज, तो इसलिए वहां पर हमला किया जाए, तो खैर वो हमला साबित नहीं ये कर पाए, तो वो मामला गड़बड़ा गया। राफेल उसी का उदाहरण है। फिर बाद के दिनों में जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला हुआ, राजनाथ सिंह पर हमला हुआ, नितिन गडकरी पर हमला हुआ, ये सब हमला वही है, भ्रष्टाचार किसी तरह से लाया जाए, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। और राफेल पीएम पे निजी तौर पे था, लेकिन वो भी फुस हो गया। तब ये कहा गया कि देखिए अब राष्ट्रवाद वाले मसले पर जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरिए। मौका नहीं मिल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने वो मौका दे दिया साहब। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की जो सफलता है उस सफलता ने अमेरिका तक की हालत खराब कर दी, और वहां की डिफेंस लॉबी को लगा कि साहब हम तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जिस तरह से भारत ने हमको धोया है। माने धोया तो उसने पाकिस्तान को था, लेकिन नूर खान एयरबेस अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका ही चलाता है, अमेरिका को पता नहीं चला, ब्रह्मोस ने ध्वस्त कर दिया, इनका F-16 उड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका परेशान हो गया, और उसको लगा कि नहीं ये ऐसे बात नहीं चलेगी, अब वो कहना पड़ेगा कि नहीं हम ही कंप्रोमाइज कराएं, या नहीं तो पाकिस्तान तो जो है वो तो बम फोड़ने जा रहा था। यही तो अमेरिका ने कहना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मौका दे दिया ये कहकर कि सीज फायर हमने करवाया था। अब सीज फायर अगर कोई तीसरा देश कराता है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिस भारत के स्वाभिमान की बात करते हैं, उसका तो उन्होंने समझौता कर लिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी ने इसे विमर्श बनाना शुरू किया। अब ये मामला गड़बड़ कहां हो गया? ये मामला गड़बड़ हो गया जब पी चिदम्बरम ने बयान दे दिया। पी चिदम्बरम ने 26/11 को लेकर उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए 26/11 में हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अमेरिका का दबाव था, इसलिए जो है हमने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। अब आप देखिए ये जो बात सामने आई ना, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो यूपीए की सरकार थी वो अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी। उसने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ताक पर इसलिए रख दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। भाई देश की आर्थिक राजधानी पर हमला हुआ और आपने हमलावर को जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। यानी यूपीए की सरकार ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के फोन पर। यह बात जब सामने आई तो राहुल गांधी जो विमर्श खड़ा कर रहे थे वो ध्वस्त हो गया कि साहब देखिए इन्होंने तो घुटने टेके थे, इसलिए इनको लगता है कि हर कोई घुटने टेकेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने कोई घुटने उठने नहीं टेके, वो तन के खड़ी थी। अब अच्छा इसके और भी उदाहरण फिर सामने आए कि साहब अब इनके जो क्या लुटनिक है, जो इनके वाणिज्य मंत्री हो, किस तरह से फड़फड़ा रहे हैं कि भारत को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब आप धमका रहे हैं भारत को कि सुनिए हमारी बात, और भारत सुन नहीं रहा। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो कंप्रोमाइज नहीं हुई है, वो अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है। यानी भारत के जो स्वाभिमान की बात है वो जस का तस बना हुआ है। तो साहब इस मोर्चे पर भी राहुल गांधी फुस हो गए कि भाई कांग्रेस जो है देखिए, एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, दूसरा ये लोग जो है विदेश नीति के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं। अब लीजिए, तो इन दोनों ही, और तीसरा नेपोकिड वाला मसला, तो ये तीन चीजें मिलकर राहुल गांधी की स्वीकारती को जो आप ये कहें कि जनता में उनके जनाधार को खारिज करती है। और वैसे भी राहुल गांधी का आप एक तरह से कहें कि पार्टी के अंदर कोई बहुत भारी स्वीकार्यता तो है नहीं। अब उसका उदाहरण आप ले लीजिए, हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, कांग्रेस में हलचल मची हुई है, सब अपने अपने मन का कर रहे हैं, कोई राहुल गांधी की सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का जनाधार नहीं है। जो जनाधार वाला नेता होता है उसका सुनना पड़ता है। मैं कांग्रेस में ही आपको बताऊं, सोनिया गांधी कोई निर्णय ले तो वो पार्टी को सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जब इस पार्टी को लीड कर रही थी तो 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन राहुल गांधी 12 साल से लीड कर रहे हैं। सत्ता तो छोड़िए, जहां सत्ता थी वहां से भी सत्ता जा रही है। इतना ही नहीं,
जब सोनिया गांधी लीड कर रही थी तो इसको 140 सीट मिलते थी, 200 सीटें मिलती थी। जब राहुल गांधी लीड कर रहे हैं तो 44 सीटें मिल रही हैं, 55 सीटें मिल रही हैं। और ये जो 99 अब की बार आई हैं वो गठबंधन की वजह से आई हैं, अन्यथा जहां सीधा मुकाबिल है कांग्रेस भाजपा से वहां वो सुनना ही गई। अब आप देखिए, जैसे मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात 64 सीटें हैं लोकसभा की, 2 सीटें जीते हैं ये। तेलंगाना, कर्नाटक और फिर ये हिमाचल, यहां क्या हासिल हुआ है? तो कुल मिलाकर ये कहना है कि कोई उस तरह का जनाधार राहुल गांधी का नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की सुनवाई होती नहीं है। तो पार्टी के भीतर भी उनको लेकर कोई खास आप ये कहें कि उल्लास हो, उल्लास करने का मतलब कि उनके पीछे खड़े होने वाली बात, वो भी नहीं है। जनता के बीच भी इनको लेकर परसेप्शन ठीक नहीं है, इनको अनिच्छुक राजनेता ही माना जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि भैया ये तो अभी आए हैं और फिर जो है चले जाएंगे टहलने घूमने। तो कुल मिलाकर कहना अपना यह है कि राहुल गांधी को लेकर जो परसेप्शन है एक, दूसरा जो पार्टी के भीतर उनका अपना आधार है, और तीसरा जिन मुद्दों पर वो नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे उनको लेकर वो जिस तरह से धराशायी हुए हैं, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना न्यूनतम है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।